नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, कल राजस्थान में हिंदी का पेपर हुआ था। आप लोगों ने उस पेपर को देखा होगा कि आपके नोट्स से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल से पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन आपके नोट में हैं। आपने जो लिखा है उसके अंतर्गत सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास संख्या 21 है। आइए शुरू करते हैं उपन्यास को। और आज के उपन्यासकार हैं मिथिलेश्वर और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास कौन सा है? झुनिया है, युद्धस्थल है, प्रेम न बाड़ी उपजे। ये उपन्यास किसके हैं? मिथिलेश्वर जी के। तो आइए क्लास में देखते हैं मिथिलेश्वर के कौन कौन से उपन्यास है। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए मिथिलेश्वर। मेरे पास कमेंट आया था शीतल जी का। शीतल जी, आप परेशान मत होइए, बहुत जल्द उपन्यास समाप्त होने वाला है। आप ये मान के चलो कि एक हफ्ते के अंदर हम लोग उपन्यास को समाप्त कर लेंगे। मतलब कि 7 से 8 क्लास होगी उपन्यास की, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी समकालीन उपन्यास बचे हुए और हम विभाजन पर आधारित जो उपन्यास है मुख्य उसका वर्ण विषय करवाएंगे। एक क्लास वो मान के चलो। महिला उपन्यासकार बचे हैं, उनको भी देखेंगे। और आज की क्लास में हम ऐतिहासिक उपन्यासकार को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज के उपन्यासकार हैं मिथिलेश्वर। अभी 10 मिनट पहले मैंने क्लास को रिकॉर्ड किया और क्लास जब देखा तो उसमें आवाज ही नहीं। मैंने माइक को चालू करना है, भूल गए थे। ये कहा जाए कि मैं माइक चालू ही नहीं किया था। तो आज के उपन्यासकार कौन है? आज के उपन्यासकार हैं मिथिलेश्वर। आइए देखते हैं इनका उपन्यास कौन कौन सा। पहले जन्म लिख लीजिए। जन्म की बात करें तो 1950। जन्म कब हुआ? 1950 बैसाडी। जन्म कब हुआ? 1950 बैसाडी, भोजपुर बिहार। भोजपुर बिहार। उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास कौन कौन सा है? उपन्यास झुनिया 1980 में है। झुनिया कब है? 1980 में। युद्धस्थल 1981 में। प्रेम न बाड़ी उपजे। प्रेम न बाड़ी उपजे 1995 में। झुनिया कब है? 1980 में। युद्धस्थल 1981 में। प्रेम न बाड़ी उपजे 1995 में। यह अंत नहीं। अगला उपन्यास कौन सा है? यह अंत नहीं। यह अंत नहीं 2000 में है। सुरंग में सुबह 2003 में है। सुरंग में सुबह। सुरंग में सुबह कब है? 2003 में। माटी कहे कुम्हार से। माटी कहे
कुम्हार से 2006। 2006। पानी बीच मीन प्यासी। पानी बीच मीन प्यासी, और ये कब है? 2008 में। झुनिया में क्या है? झुनिया कब है? 1980। इसमें क्या है? बिहार के गांव का चित्रण है। इसमें क्या है? बिहार के गांव का चित्रण। इनको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कैमरा चेक करेंगे, नहीं सही होगा तो फिर से करवा लेंगे, ठीक। झुनिया 1980 में बिहार के गांव का चित्रण है। उसके बाद प्रेम न बाड़ी उपजे। प्रेम न बाड़ी उपजे कब है? 1995। 1995 में। इसमें क्या है? इसमें निष्काम प्रेम का चित्रण है। निष्काम प्रेम का चित्रण। निष्काम प्रेम का चित्रण। इसके साथ साथ इसमें और क्या है? शकुंतला एवं रूपेश की प्रेम गाथा है, लिख लीजिए। शकुंतला एवं रूपेश की प्रेम गाथा। शकुंतला एवं रूपेश की प्रेम गाथा किसमें है? प्रेम न बाड़ी उज्जैन। माटी कहे कुम्हार। अगला उपन्यास कौन सा है? माटी कहे कुम्हार से, और ये कब है? ये है 2006। इसमें क्या है? ये प्रतीकात्मक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? प्रतीकात्मक उपन्यास। दलित वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण। क्या है? दलित वर्ग के दयनीय स्थिति का चित्रण का चित्रण। आज के हमारे पहले उपन्यासकार के रूप में किसको देखा? मिथिलेश्वर को। जन्म की बात करें तो कब हुआ? 1950, बैसाडीह, भोजपुर, बिहार में। उपन्यास कौन सा है? झुनिया है 1980 में, युद्धस्थल 1981 में, प्रेम न बाड़ी उपजे 1995 में, यह अंत नहीं 2000, सुरंग में सुबह 2003, माटी कहे कुम्हार से 2006, पानी बीच मीन प्यासी 2008 में। जिन्होंने राजस्थान का पेपर नहीं देखा है वो जाकर के यूट्यूब पर बहुत से टीचर पेपर को हल करवाए होंगे, आप उनको जरूर देख लीजिए। पेपर को देखना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ये सारी जानकारी आपको होती है। और आपको आने वाले समय में जब आपका एग्जाम रहेगा तब आप पेपर आसानी से हल कर पाओगे, शब्दों को समझ पाओगे, किस प्रकार एग्जामिनर पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है। ये सब चीजों की जानकारी हमें तभी होती है
जब हम रास्ते से गुजरते हैं। तो जिन्होंने पेपर नहीं देखा है वो जाकर के पेपर देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार से पेपर आ रहा है। मिथिलेश्वर, जन्म 1950, वैशाली, भोजपुर, बिहार। उपन्यास कौन सा है? झुनिया 1980 में, युद्धस्थल 1981 में, प्रेम नबाड़ी 1995 में, या अंत नहीं 2000, सुरंग में सुबह 2003, माटी कहे तुम्हार से 2006, पानी बीच मीन प्यासी 2008 में। झुनिया 1980 बिहार के गांव का चित्रण है। प्रेम नबाड़ी 1995 निष्काम प्रेम का चित्रण, शकुंतला और रूपेश की प्रेम गाथा इसमें है। माटी कहे तुम्हार से ये प्रतीकात्मक उपन्यास है। दलित वर्ग के दयनीय स्थिति का चित्रण इसमें है। तो आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। चलो दोस्त, अगले उपन्यासकार हैं, ये हो गया, आप लोगों ने लिख लिया? ठीक। अगले उपन्यासकार हैं वीरेंद्र जैन। कौन है? वीरेंद्र जैन। जन्म की बात करें 1955 ईस्वी, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। जन्म कब हुआ? 1955 ईस्वी, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। अभी इनका निधन नहीं हुआ है। उपन्यास कौन सा है? सुरेखा पर्व है 1978। उपन्यास आइए लिखते हैं, इनका कौन सा है? सुरेखा पर्व। सुरेखा पर्व। सुरेखा पर्व कब है? 1978 में। 1978 में। अनातीत, अनधन आतीत से बना है अनातीत। अनातीत कब है ये? 1983 में। प्रतीक एक जीवनी। प्रतीक एक जीवनी। और ये कब है? ये भी 1983 में। शब्दबद्ध, और ये कब है? 1983 में। सबसे बड़ा सिपहिया 1988 में। सबसे बड़ा सिपहिया। और ये कब है? 1988 में। डूब 1991 में। डूब। इन उपन्यासों को हमें ध्यान रखना है। सुरेखा पर्व 1978 में,
अनातीत 1983 में, प्रत्येक एक जीवनी 1983 में, शब्दबद्ध 1983 में, सबसे बड़ा सिपहिया 1988 में, डोप 1991 में। इसके अलावा इनके अन्य उपन्यास और हैं, आइए देख लेते हैं अन्य उपन्यास। इसमें कौन कौन सा है? पार है, पार, पंचनामा, पंचनामा, उनके हिस्से की धूप, उनके हिस्से, उनके हिस्से का विश्वास, धूप नहीं, उनके हिस्से का विश्वास, उनके हिस्से का विश्वास, उनके हिस्से का विश्वास, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम, 3 दिन 2 रातें, 3 दिन 2 रातें, पार, पंचनामा, उनके हिस्से का विश्वास, शुभस्य शीघ्रम, 3 दिन 2 रातें, दे ताली, दे ताली, गैल और गन, गैल और गैल और गन, सुख फरोश, सुख फरोश, सुख फरोश के बाद पहला सप्तक, पहला सप्तक, सुख फरोश, उसके बाद पहला सप्तक, फिर रुका हुआ फैसला, रुका हुआ फैसला। ये किसके उपन्यास है? ये उपन्यास है बीरेंद्र जैन के। बीरेंद्र जैन का जन्म 1955 ईस्वी अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। उपन्यास कौन सा है? सुरेखा पर्व 1978 में, अनातीत 1983 में, प्रतीक एक जीवनी 1983 में, शब्दबद्ध 1983 में, सबसे बड़ा सिपहिया 1988 में, डूब 1991 में। इसके अलावा अन्य उपन्यासों को हमने भी देखा, वो कौन कौन से हैं? पार है, पंचनामा है, उनके हिस्से का विश्वास है, सुबह शीघ्रम है, 3 दिन 2 रातें हैं, देताली, गैल और गन, सुख फरोश, पहला सप्तक, रुका हुआ फैसला। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, दिखाई दे रहा है अच्छे से? इस पेज को एक बार फिर रिपीट कर ले। बीरेंद्र जैन, जन्म 1955 ईस्वी अशोकनगर मध्य प्रदेश। उपन्यास कौन कौन सा है? सुरेखा पर्व 1978, अनातीत 1983, प्रतीक एक जीवनी 1983, शब्दबद्ध 1983, सबसे बड़ा सिपहिया 1988, डूब 1991 में। अन्य उपन्यास कौन सा है? पार है, पंचनामा, उनके हिस्से का विश्वास, सुबह शीघ्रम, 3 दिन 2 रातें, दे ताली, गैल और गन, सुख फरोश, पहला सप्तक, रुका हुआ फैसला। ये सब उपन्यास किसके हैं? बीरेंद्र जैन के। चलिए लिख लीजिए आप लोग। क्लास रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि आज तो माइक ही लगाना भूल गए हैं। जब क्लास को चेक किया हमने
तो उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी, तो आज क्लास हमको दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। चलो ठीक। अब अगले उपन्यासकार कौन है? अगले उपन्यासकार हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा। कल 10 सितंबर है। कल क्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। नासिरा शर्मा जन्म की बात करें तो जन्म 22 अगस्त 1948 ईस्वी प्रयागराज। लिख लीजिए जन्म 22 अगस्त 1948 ईस्वी प्रयागराज। प्रयागराज। इनका उपन्यास कौन कौन सा है? इनका उपन्यास है सात नदियां एक समुंदर। चलो लिखते हैं सात नदियां एक समुंदर। सात नदियां एक समुंदर। और ये कब है? 1984 में। साल मली 1987 में। साल मली कब है? 1987 में। ठिकरे की मंगनी। ठिकरे की मंगनी। ठिकरे की मंगनी। और ये कब है? 1900 ठिकरे की मंगनी 1989 में। सात नदियां एक समुंदर 1984 में। सालमली 1987 में। ठिकरे की मंगनी 1989 में। बहुत महत्वपूर्ण है ये उपन्यासकार नासिरा शर्मा जी। ठीक है। जिंदा मुहावरे। जिंदा मुहावरे। और ये कब है? 1993। अक्षय वट 2003 में। अक्षय वट कब है? 2003 में। कुइया जान। कुइया जान 2005 में। जीरो रोड 2008 में। जीरो रोड कब है? 2008 में।
परिजात 2011 में, परिजात कब है? 2011 में। अजनबी जंजीरा 2012 में, अजनबी जंजीरा 2012 में। कागज की नाव, कागज की नाव 2014 में। ये रहे नासिरा शर्मा के उपन्यास। कौन कौन से हैं? सात नदियां एक समुंदर, सालमली, ठिकरे की मंगनी। सात नदियां एक समुंदर, सालमली, ठिकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयां जान, जीरो रोड, परिजात, अजनबी जंजीरा और कागज की नाव। ये किसके उपन्यास है? नासिरा शर्मा। सात नदियां एक समुंदर, सालमली, ठिकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयां जान, जीरो रोड, परिजात, अजनबी जंजीरा, कागज की नाव। ये किसके उपन्यास है? ये उपन्यास है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा का उपन्यास समय के साथ देखें। सात सात नदियां एक समुंदर 1984 में, सालमली 1987 में, ठिकरे की मंगनी 1989 में, जिंदा मुहावरे 1993 में, अक्षय वट 2003, कुइयां जान 2005, जीरो रोड 2008, परिजात 2011, अजनबी जंजीरा 2012, कागज की नाव 2014। परिजात के लिए 2016 में, परिजात 11 में है ना, इसको लिख लीजिए स्टार बना करके। परिजात के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। परिजात के लिए 2016 में, परिजात का प्रकाशन वर्ष कब है? 2011, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 16 में। स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। परिजात के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। आपसे अगर ये पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो ये बताना है कि 2016 में। किस रचना के लिए? परिजात के लिए। लेकिन ये पूछ ले कि परिजात का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 2016 नहीं बताना है, 2011 ही बताना है। ठीक, चलिए दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद फिर बढ़ते हैं अगले उपन्यासकार की ओर। इस पेज को एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट है। नासिरा शर्मा। जन्म की बात करें तो जन्म 22 अगस्त 1948 ईस्वी, प्रयागराज में। उपन्यास कौन सा है नासिरा शर्मा का? सात नदियां एक समुंदर 1984 में, सालमली 1987 में, ठिगरे की मंगनी 1989 में, जिंदा मुहावरे 1993, अक्षय वट 2003, कुइयां जान 2005, जीरो रोड 2008, परिजात 2011, अजनबी जंजीरा 2012 और कागज की नाव 2014। परिजात के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित।
लिख लिया दोस्तों। चलो आइए देखते हैं अगले उपन्यासकार कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार है। कृष्णा सोबती इनका जन्म 1925 ईस्वी गुजरात में हुआ। जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ? जन्म 1925 ईस्वी। कहाँ हुआ? गुजरात। और इनका निधन हो चुका है। कब हुआ निधन? 2019। निधन 2019। इनका उपन्यास कौन सा है? जिंदगी नामा जिंदा रूह। जिंदगी नामा नामा जिंदा रूह। और ये कब है? ये है 1979 में। 1979 में। और इस पर 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो लिख लीजिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला उपन्यास इनका है दिलो दानिश, 1993। कौन सा है? दिलो दानिश। और ये कब है? 1993। समय सरगम। समय सरगम। समय सरगम कब है? ये है 2000 ईस्वी में। कब है? 2000 में। समय सरगम तो इनका 3 उपन्यास है ये। जिंदगी नामा जिंदा रूह 1989 में, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1980 में। दिलो दानिश 1993 में है। समय सरगम 2000 में है। इसके अलावा इनकी कुछ कहानियां हैं जो उपन्यास की श्रेणी में आती हैं। उन कहानियों को भी यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं जो उपन्यास की श्रेणी में आती है। तो लिख लीजिए कृष्णा सोबती की लंबी कहानियां। कृष्णा सोबती की लंबी कहानियां जो उपन्यास के श्रेणी में उपन्यास के श्रेणी में आती हैं। कृष्णा सोबती की लंबी कहानियां जो उपन्यास की श्रेणी में आती हैं। यहाँ की कर लीजिए, शब्द सही रहेगा। की श्रेणी में आती हैं।
के श्रेणी में आते हैं। अगर के करते तो श्रेणी में आते हैं, उपन्यास की श्रेणी में आती हैं। तो कौन कौन सी है? सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के। और ये कब है? 1972 में। इसको क्रम से नहीं करवा रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए आप लोग। ये लड़की 1991 में। ये लड़की कब है? 1991। मित्रों मर जानी 1967 में। मित्रों मर जानी, और ये कब है? 1967 में। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ये लड़की 1991, मित्रों मर जानी 1967, बादलों के घेरे 1980, बादलों के घेरे, चलो नीचे लिखते हैं, बादलों के घेरे। और ये कब है? 1980। डार से बिछुड़ी 1958 में। डार से बिछुड़ी, और ये कब है? 1958 में। डार से बिछुड़ी 1958 में। यारों के यार, यारों के यार 1968 में। बादलों के घेरे 1980, डार से बिछुड़ी 1958, यारों के यार 1968, और तीन पहाड़, तीन पहाड़, तीन पहाड़, ये भी 1968 में। 1968 में। जैनी मेहरबान से, जैनी मेहरबान से, जैनी मेहरबान से, और ये कब है? 2007 में। 2007। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ये लड़की 1991, मित्रों मर जाने 1967, बादलों के घेरे 1980, डार से बिछुड़ी 1958, यारों के यार 1968, तीन पहाड़ 1968, जैनी मेहरबान सिंह 2007। 2007 में इनके साथ एक और कार्य हुआ था। 2007 में नहीं, 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो यही नीचे लिख लीजिए उसको भी। 2017 में इनको 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, पुरस्कार से सम्मानित। दो 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से
सम्मानित। चलो दोस्त, आप लोग लिख लीजिए। हम देख रहे हैं कृष्णा सोबती को। जन्म की बात करें तो 1925 ईस्वी गुजरात, निधन 2019 ईस्वी। जिंदगी नामा जिंदा जिंदा रूप 1979 में है और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1980। दिलो दानिश 1993 में, समय सरगम 2000 में। कृष्णा सोबती की लंबी कहानियां ये कहानी की श्रेणी में भी आती हैं, उपन्यास की श्रेणी में भी आती हैं। ठीक है, कृष्णा सोबती की लंबी कहानियां जो उपन्यास की श्रेणी में आती है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ये लड़की 1991, मित्रों मरजानी 1967, बादलों के घेरे 1980, डाक से बिछुड़ी 1958, यारों के यार 1968, तीन पहाड़ 1968, जैनी मेहरबान सिंह 2007 और 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और 2019 में इनका निधन हो गया था। इतना लिख लीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं आगे। लिख लिया, चलो आगे देखते हैं। अगले उपन्यासकार हैं पंकज बिष्ट। पंकज बिष्ट जन्म 1946 ईस्वी, मुंबई। जन्म 1946 ईस्वी, मुंबई। उपन्यास कौन कौन सा है इनका? उपन्यास लेकिन दरवाजा 1982, लेकिन दरवाजा। लेकिन दरवाजा कब है? 1982। उस चिड़िया का नाम। अगला उपन्यास क्या है? उस चिड़िया का उस चिड़िया का नाम 1989 ईस्वी, 1989। पंकज बिष्ट जन्म 1946 ईस्वी। उपन्यास कौन सा है? लेकिन दरवाजा 1982 में। उस चिड़िया का नाम 1989 ईस्वी। अगले उपन्यासकार हैं कमलकांत त्रिपाठी। कमलकांत त्रिपाठी जन्म 1950 ईस्वी, प्रतापगढ़। जन्म 1950 ईस्वी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। पाही घर इनका उपन्यास कौन सा है? उपन्यास पाही घर। पाही घर 1991 में। बेदखल 1997।
बेदखल कब है? 1997। अगले उपन्यासकार हैं प्रकाश मनु। प्रकाश मनु, जन्म 1950, जन्म 1950, सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश। सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन सा है? यह जो दिल्ली है। यह जो दिल्ली है। कब है? 1993 में। कथा सर्कस, कथा सर्कस इनका 1995 में। कथा सर्कस कब है? 1995। पापा के जाने के बाद, पापा के जाने के बाद 1998। इस पेज पर हमने 3 उपन्यासकार को देखा है। कौन है? पंकज बिष्ट, जन्म 1946 ईस्वी, मुंबई। उपन्यास कौन सा है? लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम। लेकिन दरवाजा कब है? 1982 में। उस चिड़िया का नाम 1989 ईस्वी में। कमलकांत त्रिपाठी, जन्म 1950, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन सा है? पाहीघट बेदखल। प्रकाश मनु, जन्म 1950, सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन सा है? यह जो दिल्ली है 1993 में। कथा सर्कस 1995 में। पापा के जाने के बाद 1998 में। लिख लीजिए दोस्तों, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं असगर वजाहत। अगले उपन्यासकार कौन है? असगर वजाहत। जन्म 1946 ईस्वी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश। जन्म 1946 ईस्वी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन सा है? सात आसमान।
सात आसमान 1996 में कैसे आग लगाई? कैसे आग लगाई? कैसे आग लगाई 2004 में? मन माटी मन माटी 2011 में। बरखा रचाई 2011 में। बरखा रचाई कब है? 2011 में। बरखा रचाई कब है? 2011 में। धारा अकुराई 2014 में। धारा अकुराई कब है? 2014। धारा अकुराई 2014 में। असगर वजाहत जन्म 1946 ईस्वी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन कौन सा है? सात आसमान 1996 में। कैसे आग लगाई 2004। मन माटी 2011। बरखा रचाई 2011। धारा अकुराई 2014। अगले उपन्यासकार हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह जन्म 1937 ईस्वी। जन्म 1937 ईस्वी, चंदौली उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन कौन सा है इनका? अपना मोर्चा, अपना मोर्चा और कब है? 1972 में। काशी का 80 2002। काशी का 80 2002। अपना मोर्चा 1972 में। काशी का 80 2002। रेहन पर रघु। रेहन पर रघु और ये कब है? 2008। महुआ चरित। महुआ चरित 2012। उपसंहार उपसंहार
कब है? 2014 में। तो काशीनाथ सिंह जन्म कब है? 1937 ईस्वी, चंदौली उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन कौन सा है? अपना मोर्चा 1972 में, काशी काशी 2002 में, रेहन पर रघु 2008 में, महुआ चरित 2012, उपसंहार 2014। चलिए इतना लिखिए आप लोग। तो चर्चा करने वाले थे, पेपर में एक प्रश्न आया था प्रारंभिक काल, और वो मिलान करने के लिए दिया गया था। प्रारंभिक काल किसका है? गणपति चंद्रगुप्त का है। तो गणपति चंद्रगुप्त नहीं दिया था उसमें, उसमें केवल मिश्र बंधु का नाम दिया था। उसके बाद सिंह सिद्ध सामंत काल को राम कुमार वर्मा के साथ मिलाया था, जो कि गलत था। उसमें ये वाला ऑप्शन गलत था। सिद्ध सामंत काल किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। तो वहां पर हमने लिखवाते समय आप लोगों को बताया था कि थोड़ा अक्षर का फर्क है। आरंभिक काल आय तो किसका है? मिश्र बंधुओं का। और प्रारंभिक काल आय किसका है? गणपति चंद्रगुप्त का। लेकिन ये भी आपको बताया गया था कि कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ये भी माना है कि प्रारंभिक काल भी मिश्र बंधु ने कहा है। तो काफी बच्चे कल कंफ्यूज भी हुए होंगे कि अब इसमें तो गणपति चंद्रगुप्त आए हैं, आए ही नहीं, और मिश्र बंधु आए हैं। तो ये एक डाउट वाला क्वेश्चन तो ये आया हुआ था कल। और देखेंगे जिस प्रकार से मनोहर श्याम जोशी की कहानी उपन्यास पढ़ाते समय हमने एक उनका उपन्यास लिखवाया था, हरिया हरकुलिस की हैरानी। अगर वो हरिया हरकुलिस की कहानी आ जाए तो क्या आप उसको दूसरे का साबित कर देंगे? नहीं। लेकिन यहाँ पर गणपति चंद्रगुप्त ने ही प्रारंभिक काल कहा है और आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। पेपर आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। और क्लास में हमने ये भी बताया था कि अगर गणपति चंद्रगुप्त नहीं रहेंगे और प्रारंभिक काल आ गया तो आप मिश्र बंधु को कर सकते हो। ये मैंने बताया था अपनी क्लास में लिखवाते समय। आदिकाल का नामकरण जहां पर हमने करवाया है उस क्लास में अच्छी तरह से ये चीज बताई थी। चलिए इस पेज को एक बार आइए, इसमें और एक कवि को ऐड कर लेते हैं। मृणाल पांडे एक उपन्यासकार, मृणाल पांडे। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1946 ईस्वी। जन्म कब हुआ? 1946 ईस्वी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। पंढरपुर पुराण उपन्यास लिख लीजिए इनका, पंढरपुर पुराण। और ये कब है? ये है 1983 में। 1983 में। रास्तों पर भटकते हुए, रास्तों पर भटकते हुए, 2000। इस पेज को एक बार रिपीट कर लिया जाए। ठीक,
अस्कर वजाहत, जन्म 1946 ईस्वी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन कौन सा है? सात आसमान 1996 में, कैसे आग लगाई 2004, मन माटी 2011, बरखा रचाई 2011, धारा अतुराई 2014। उसके बाद फिर काशीनाथ सिंह, जन्म 1937 ईस्वी, चंदौली उत्तर प्रदेश। अपना मोर्चा 1972, काशीनाथ का 80। कौन कौन सा है काशीनाथ का? अपना मोर्चा 1972 में, काशी का 80 2002 में, रेहन पर रघु 2008 में, महुआ चरित 2012, उपसंहार 2014। उसके बाद हमने किसको देखा? मृणाल पांडे को। जन्म की बात करें 1946 ईस्वी, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। इनका उपन्यास कौन सा है? पंढरपुर पुराण 1983 में, रास्तों पर भटकते हुए 2000 ईस्वी में। इतना लिख लिया आप लोगों ने? चलो ठीक। यहां पर आपके प्रयोगवादी उपन्यासकार समाप्त हो जाते हैं। इसमें अभी महिला उपन्यासकार बचे हैं। समकालीन उपन्यासकारों को भी थोड़ा सा देख लिया जाएगा और एक क्लास और कर लेते हैं जिसमें हम विभाजन पर आधारित जो मुख्य उपन्यासकार हैं उनको देख लेंगे। ठीक, मतलब कि 5-6 क्लास होनी चाहिए अभी ढंग से अगर हो तो। एक में दलित उपन्यासकारों को भी देख लिया जाएगा और विभाजन पर भी आधारित, तो हमारा जो सिलेबस रहेगा उपन्यास वाला वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। और कल विश्व हिंदी दिवस है, उसकी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग जो विद्यार्थी हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी को सुदृढ़ बनाने में लगे हुए हैं उनको हिंदी दिवस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।